नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपना पार्ट 3 वीडियो के साथ, जो कि हमारा क्या चल रहा था, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। उसके आगे के प्रश्नों को लेकर 50 प्रश्नों तक हमने अपने सारे प्रश्न कर लिए थे। अब उसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे, और जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वह सभी मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं समितियां। तो उसका देखिए 51वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। इसमें कहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कहा गया है कि जो प्रस्ताव पारित होता है निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है 1 माह, दूसरा है 3 माह और तीसरा है 6 माह और चौथा है 1 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी। 1 वर्ष तक कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो वह लागू नहीं रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के तहत जो संसद है, आपकी पार्लियामेंट है, तो राष्ट्रीय हित को देखते हुए उसको जो राज्य सूची है यानी स्टेट लिस्ट है, उसमें के विषयों पर भी जो है कानून बनाने की क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो कौन जो है प्रस्ताव पारित करेगा? तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा में पारित होना जरूरी है। उसमें यह कहा, उसमें राज्यसभा में जितने भी उपस्थित और मतदान करने वाले जो 2/3 सदस्य की बहुमत से अगर वह प्रस्ताव पारित कर देती है कि यह जो विषय है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो जो संसद है उस विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, और जो राज्यसभा यह जो है प्रस्ताव पारित करती है वह कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहता है? अभी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 वर्ष के लिए वह जो है प्रभावी रहता है, उसके द्वारा प्रस्ताव किया गया, पारित किया गया क्या प्रस्ताव। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की क्या है? ये अनन्य शक्ति है, और इस अनुच्छेद के तहत ये राज्यसभा की क्या है? शक्ति उसे दी गई है। आइए चलिए हम अपने 52वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, वही ऊपर मैंने आपको समझाया था कि यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है विधि निर्माण कर सकती है। किसके हित में? राष्ट्रीय हित में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए हम देखते हैं अपने 53वें प्रश्न को। ये क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर संधियां होती हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए जो संसद है, पार्लियामेंट है, संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। उस जो है इंटरनेशनल संधि को क्या करने के लिए? क्रियान्वित करने के लिए। यदि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सभी राज्य सहमत हो, दूसरा है कुछ राज्य सहमत हो, या फिर संबंधित राज्य सहमत हो, या फिर चौथा ऑप्शन किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। किसी भी राज्य की सहमति के बिना अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है संसद को जो है क्रियान्वित करना है तो वह किसी भी राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के
2/3 बहुमत, कितने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। या ऊपर मैंने अभी आपको कई बार बताया है। इसके अतिरिक्त क्या, अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, अगर कभी राष्ट्रीय आपात आता है, तो अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में और अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कई बातें दी हुई हैं। पहली तो ये कि अनुच्छेद 250 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनती है, तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध करते हैं कि जो है 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुपालन के क्रम में जो है अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में और अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग द्वारा अगर जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना, किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 253 के तहत, इसको याद रखिएगा, किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यहाँ देखिए आपका 54वां प्रश्न दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। कम से क्या अधिक की ओर जाना है, कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन की दृष्टि से सही क्रम पहचानना है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही क्रम क्या होगा, कम से अधिक की ओर जाना है रिप्रेजेंटेशन के मामले में। तो आपका सही उत्तर क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। राजस्थान का सबसे कम है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर क्या, उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। विकल्पगत राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या इस प्रकार है। राज्य यहाँ दिए गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 हैं। मध्य प्रदेश की 11 है, कर्नाटक की 12 है और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है 31। तो सही क्रम में लगाना था और यही इसका क्या है, सही क्रम, कम से क्या, ज़्यादा की ओर। आइए देखिए इसकी 55वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद और चौथा है राज्यसभा। तो ऐसा कौन सा सदन होता है जिसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है, उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी राज्यसभा। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। या ये याद रखिएगा कि किसके अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तथा अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो 64 के अंतर्गत, यह इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या फिर कह लीजिए स्पीकर यानी अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। आइए चलिए हम अपने 56वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं हैं। आइए चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं।
अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि यदि मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे दिया जाता है या हटा दिया जाता है और इस संबंध में राष्ट्रपति का जो है पद अगर रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभाल लेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके ना रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को क्या करेगा? संपादित करेगा। अगर देखिए राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय का वह सारा कार्यभार संभालेंगे। या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो उसी न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह उस समय उपलब्ध है तो राष्ट्रपति के कृत्यों को क्या करेगा? संपादित करेगा। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 57वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो लोकसभा है उसमें राष्ट्रपति जो है कितने लोगों को अपनी तरफ से मनोनीत करता है? तो सही आंसर क्या है? डी, 2 लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति जो है क्या करता है? मनोनीत करता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका व्याख्या उसको देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं जो होती हैं, हर राज्य में एक विधानसभा होती है, उसमें चुनाव के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एवं अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीय सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत कर सकता है। एवं अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय उनके सदस्यों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है संसद में तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति व लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत जो राज्य का राज्यपाल होता है वह विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ देखिए और क्या दिए गए? 25 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन जो 25 जनवरी 2020 को जो यह व्यवस्था थी उसको क्या कर दी गई? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की अवधि को क्या किया? नहीं बढ़ाया गया। तो 25 जनवरी 2020 को अगर आपसे कोई पूछे यह व्यवस्था कब समाप्त की गई तो बताइएगा 25 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में, वो भी जो अनुच्छेद 334 है उसमें संशोधन किया गया। उस संशोधन करके अनुसूचित जो जाति थी और अनुसूचित जनजाति थी उनके लिए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में जो आरक्षण की अवधि थी उसको जो है 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। लेकिन जो आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की जो अवधि थी उनको क्या किया गया? नहीं बढ़ाया गया है। यही इसमें दिया है। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं उनको भी देख लिया जाता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332 के तहत क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण प्राप्त होता है। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है उनको कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332 के तहत जो लोकसभा एवं विधानसभा है उसमें क्या होता है? आरक्षण प्राप्त होता है, जिसे अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2030 तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। आइए देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा में तो 2 करता है राष्ट्रपति, और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उसमें कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने? 1-1 करता है आंग्ल भारतीयों को मनोनीत। यहाँ पूछा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 20 और चौथा है 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में निहित उपबंधों के अधीन भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य
मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 80 के में निहित उपबंध जो है उसके अधीन भारत के जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं या उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 80 के तहत। ये सदस्य किस विभाग से हो सकते हैं? साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे, जैसे साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, कला हुआ और क्या हुआ? समाज सेवा। आइए चलिए अपने 59वें प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? वही प्रश्न दोबारा से पूछ रहा है घुमाकर। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको पता है सही आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। राष्ट्रपति वो भी जो है 12 सदस्यों को क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। आइए चलिए अपने 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 60वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब यहाँ देखिए हमारा 60वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो कि भारत का राष्ट्रपति है वह राज्यसभा को कोई विघटित कर सकता है, यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को कभी विघटित नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। और चलिए आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 83 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। यही मैंने आपको ऊपर भी बताया था। आइए चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होगी, जिसमें से 238 क्या निर्वाचित होंगे तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसके अनुसार? अनुच्छेद 80 के अनुसार यह कहा गया है कि जो है राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 250, जिसमें से जो 238 होंगे वो क्या होंगे? निर्वाचित होकर आएंगे और 12 को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए हमारा 61वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो बताना है इसमें से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में ही निहित है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, उपराष्ट्रपति को प्रद्युत करना। उक्त में से कोई नहीं है, आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना या केवल जो है राज्यसभा में ही क्या है? निहित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित करते तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति है। तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को क्या है? या शक्ति है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो है अगर उसके मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य या संकल्प को पारित कर दे तो जो संसद है, आपकी पार्लियामेंट है, ऐसी जो है सेवा या सेवाओं को की क्या कर सकेगी? इस्टेब्लिशमेंट कर सकेगी, स्थापना कर सकेगी। और जो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन जो है राज्यसभा की क्या है? एकांतिक शक्ति है। अब देखिए आपका 62वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो जो ऑफिशियली जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वह किसमें निहित है? वह आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए। पहला है लोकसभा, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, राष्ट्रपति में।
औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या होती हैं, निहित होती हैं। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां होगी वह किसमें? राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से निहित होती हैं और इसका प्रयोग वह संविधान के द्वारा या फिर जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा करेगा। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 77 के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो अनुच्छेद 77 के खंड 1 में कहा गया है कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई होगी वह किसके नाम पर की जाएगी? राष्ट्रपति के नाम पर ही कही जाएगी। फिर अनुच्छेद 78 के अनुसार जो संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधायन संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति अगर मांगे तो उसको प्रधानमंत्री उपलब्ध कराए या प्रधानमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। यदि राष्ट्रपति प्रशासन संबंधी, संघ के कार्यपालक के विधायी संबंधी कोई भी जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह उसको क्या करें? उपलब्ध कराएं। यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका उल्लेखित है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि संघ की कार्यपालिका किस भाग में उल्लेखित है? तो आप बताइएगा भाग 5 के अध्याय 1 में जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में क्या उल्लेखित है संविधान में। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो अनुच्छेद 74 के तहत क्या एक प्रश्न बन सकता है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में कौन होता है? तो आप बताइएगा प्रधानमंत्री ही जो है मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रधान होता है। और किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद का प्रावधान ही नहीं है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। संविधान केवल जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ही उल्लेख करता है। वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं करता है। तो जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, इन सभी के वर्गीकरण का उल्लेख क्या करता है? संविधान नहीं करता है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 63वां प्रश्न आपका, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है जनता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष जो है मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वह उत्तरदायी होते हैं। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो मंत्री जो है, जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण किए रहेंगे, या अनुच्छेद 75(2) में उल्लेखित है। जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है आपकी वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है कि जो है मंत्रिपरिषद आपकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये देखिए हमारा 64वां प्रश्न क्या है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? जो मंत्रिमंडल होता है उसका प्रमुख कौन होता है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। प्रधानमंत्री ही जो है मंत्रिमंडल का क्या कहलाता है? प्रमुख होता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और एडवाइस देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे, इसमें दिया हुआ है। अब 65वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है तो संसद का जो अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 1 वर्ष और अवधि निश्चित नहीं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। आपके करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है 2।
2 माह के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए इसकी क्या दी गई है, व्याख्या को दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल से प्रतिवेदन या तो मिले या फिर उसे या खुद जो है एहसास हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जो है राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति लागू कर सकता है वह उस राज्य में। अनुच्छेद 356(3) के अनुसार इस घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो कितने माह, 2 महीने। 2 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा क्या कर दिया जाना चाहिए, इसका अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। इसमें क्या, 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। अब देखिए यहाँ 66वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया या व्यवहार को संचालन के लिए जो रूल्स या नियम बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 118, दूसरा है 119, तीसरा है 110 और चौथा है अनुच्छेद 112। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 118 के तहत जो है संसद के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है उसकी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का क्या देता है, अधिकार देता है। यहाँ देखिए 67वां प्रश्न है क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है। लोकसभा और राज्यसभा कब संयुक्त रूप में बैठती हैं, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। उनकी इच्छा होती है, या फिर दोनों के बीच कोई असहमति होती है, या फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, या फिर इन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को बुलाया जाता है संयुक्त बैठक के लिए। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। धन विधेयकों से इतर किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक ना हो, अगर कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति है तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है 108वें अनुच्छेद 4 के अनुसार। यहाँ देखिए 68वां प्रश्न दिया है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से ही उपाध्यक्ष को चुना जाता है राज्यसभा के। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा की अपने ही किसी सदस्य में से किसी को उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आइए चलिए हम अपने 69वें प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा का उपसभापति कैसे निर्वाचित होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा राज्यसभा के उपसभापति का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं आज के। इसके आगे के प्रश्न जो भी हैं उनको कल कराया जाएगा, और आशा करती हूँ आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और आपको जो है लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में वह सभी मैं करवा रही हूँ। और
इससे जो है हो सकता है आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए, और जो है आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए वह आप सब उन सभी प्रश्नों को कर सकें। तो यहाँ पर मेरे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।